प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी वसंत में हमारा छठा चैप्टर, छठा पार्ट है रक्त और हमारा शरीर। पूरे पार्ट को एक ही वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आज का चैप्टर है। अनिल और दिव्या दो भाई बहन हैं और इन दोनों भाई बहनों के पीछे पूरी कहानी है, तो बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और लाइक करना है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें अपनी बाकी सभी दोस्तों को जो भी 7th क्लास में पढ़ते हैं आपके कांटेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से पढ़ाई होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर। जैसे कि आप जानते हैं, रक्त का मतलब होता है खून और हमारा शरीर यानी कि हमारे शरीर में खून का क्या रोल होता है, जो ब्लड है उसका क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर में। हालांकि ये चैप्टर साइंस से रिलेटेड है, बट हिंदी में भी बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। एक छोटी लड़की है दिव्या, उसके भाई का नाम है अनिल। तो अनिल जो है वो दिव्या के भाई हैं, दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, दिखने में कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। बस दिखने में जो लोग कमज़ोर होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हें थकान होगी, लेकिन हाँ कुछ दिनों से दिव्या जो है थकी थकी सी ऐसे फील कर रही है। मन किसी भी काम में उसका लगता ही नहीं है। भूख भी पहले से कम हो गई। दिव्या का मन नहीं लगता किसी काम में, उसे थकान भी महसूस होती है और उसे भूख भी सही से नहीं लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा। हॉस्पिटल ले गए दिव्या को। डॉक्टर ने चेक किया तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त यानी कि खून। तो डॉक्टर को चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा कि दिव्या के शरीर में किसकी कमी हो गई है? खून की कमी। जांच करा कर देखते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ब्लड टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण दिव्या कमज़ोर हो रही है, थकान आ रही है, उसे भूख नहीं लग रही है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए पास ही एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल की अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो किसी रूम में भेज दिया कि जाओ वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवाओ और उसके बाद आप आगे हम रिपोर्ट देके आपको बात करेंगे। तो वहाँ पर अनिल ने देखा कि उनके जान पहचान की एक दीदी है जो कि डॉक्टर है। तो चलिए ये डॉक्टर दीदी ही इनका सैंपल कलेक्ट करने वाली है। तो एक रूम में वहाँ पर एक दीदी, डॉक्टर दीदी है। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। जैसे ही डॉक्टर की नज़र पड़ी तो जान पहचान तो दोनों की आपस में थी ही। उन्होंने कहा कि अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अलग होते हैं तो लैब अलग होता है टेस्ट के लिए, तो आपके पास ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और एक शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी, है ना। तो ब्लड टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा सुई से निकालते सिरिंजी से और उसके बाद एक शीशी में डालते हैं, उस शीशी को स्लाइड पे रख देते हैं। फिर अनिल से बोली कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, क्योंकि टेस्ट तो आज है, अभी आपका टेस्ट हुआ है तो इसकी रिपोर्ट कब आएगी? कल आएगी। तो तुम कल क्या करना, ले जाना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर में, ये अनिल है, ये उसकी बहन दिव्या है और ये डॉक्टर दीदी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बहुत सारे उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए हैं जिससे कि वो टेस्ट करेगी। अगले दिन अस्पताल पहुँच कर के अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दोबारा अगले दिन गया अनिल रिपोर्ट लेने के लिए। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो दीदी ने कहा, भाई आ जाओ। अब अनिल अंदर गया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं ना, एक मशीन होती है, आँख पे लगाते हैं और उसमें क्या होता है, जो छोटी सी चीज़ होती है ना वो बड़ी दिखाई देती है, उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। लाइक आपने कभी दूरबीन लगाया होगा आँखों पे, तो वो क्या करती है, दूरबीन छोटी चीज़ को बड़ी दिखाई देती है। तो डॉक्टर दीदी जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह
पास रखे कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौले से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। रिपोर्ट आ गई है। तो दीदी ने कह दिया, डॉक्टर दीदी ने, कि दिव्या है ना, उसको एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे मन में भी सवाल है, इधर अनिल के मन में भी सवाल है कि ये एनीमिया क्या है ना। तो चलिए जानते हैं एनीमिया क्या है। अनिल के मन में एक जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? अनिल पूछ बैठता है कि दीदी आपने कहा एनीमिया है, लेकिन एनीमिया होता क्या है, मुझे जानना है, क्योंकि मैं भी घर पे बताऊंगा कि दिव्या को एनीमिया है। उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो दीदी ने कहा, भाई देखो, एनीमिया मैंने आपको बताया है, अब आपको एनीमिया जानना है तो आपको सबसे पहले ब्लड के बारे में जानना होगा, रक्त के बारे में, खून के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम भी जानते हैं अनिल के साथ। बहुत ही मज़ेदार है। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह तरल, जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जिसे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताना स्टार्ट किया। बहुत ही कमाल की चीज़, जो कि आपके लिए भी हैरानी होगी, मेरे लिए भी हैरानी है। नॉर्मली हम ब्लड को देखते हैं, कैसा कलर होता है, लाल कलर होता है खून का, है ना। लेकिन डॉक्टर दीदी ने कहा कि रक्त जो खून है ना, उसका लाल रंग नहीं है। अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जिससे छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है, उससे देखें तो ये खून है ना, भानुमति के पिटारे की तरह। अब ये भानुमति का पिटारा क्या है? कोई भानुमति एक लेडीज़ है जिसके पिटारे में बहुत सारा सामान है। भाई देखो, चूड़ी है, लिपस्टिक है, लाली है, काजल है, पाउडर है, वगैरह वगैरह, तेल है, परफ्यूम है, बहुत सारा सामान उसमें रखा है। आमतौर पे वो पिटारा दिखता है, आमतौर पे वो खून दिख रहा है लाल रंग का, लेकिन वो लाल रंग का नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो वो बताती है दीदी कि मोटे तौर पे जो खून है ना, वो दो तरह का होता है। एक तरल लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि ब्लड का जो तरल भाग है उसे क्या कहते हैं, तो वो है आपका प्लाज्मा। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, ब्लड में सफ़ेद कण भी होते हैं, जिनका, और कुछ होता है जिनका कोई कलर ही नहीं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट या बिंबाणु। कभी आपने सुना होगा ना कि प्लेटलेट कम हो गए, आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, तो जब मच्छर काट देता है तो डेंगू हो जाता है, और जब डेंगू काटते हैं तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट कौन से कम होते हैं? बिंबाणु कम होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं, क्या करते हैं, देखो जो प्लाज्मा लिक्विड है ना, ये सारे जो है उसमें तैर रहे होते हैं। इतना कह कर के डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, जिसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, अनिल को बुलाया, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण, जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे रहे हैं ना, आप देख सकते हैं। ये डॉक्टर दीदी ने आंखों पे लगाया है ना, तो ये मशीन क्या है, सूक्ष्मदर्शी। और इससे जब हम यहाँ पर किसी चीज़ को फोकस करते हैं, नीचे रखा हुआ है, तो वो क्या होती है, हमें बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती है। ये देखो, अब और देखिए, जो लाल रंग है ना, वो ये है, जिसको बालूशाही की तरह दिखाई दे रहा है ना। बालूशाही खाई है ना आपने? चलिए तो देखते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। हमें तो एक बूंद दिखाई देती है खून, लेकिन उसमें इतने सारे कण थे, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। हैरान हो गया।
वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही दिखाई दे रही है। देखो एक बूंद में ये सारा दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं ना। हाँ, डॉक्टर दीदी बोलती है लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी कि बीच में दबे हुए होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी कि दोनों तरफ उठे हुए और बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद में लाखों बालूशाही की तरह होते हैं। मान लीजिए, देखिए हमें एक बूंद दिखाई देता है, लेकिन वो एक बूंद में क्या क्या होता है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो इसमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। 40 से 55 लाख। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि ये जो बालूशाही की तरह है ना, ये खून में ज़्यादा होते हैं, और जब ज़्यादा होते हैं तो इन्हीं के कारण कैसा रक्त दिखता है, में लाल रंग दिखता है। अगर ये बालूशाही की तरह कम हो जाए ना तो लाल खून हमारा वाइट भी दिखने लग जाएगा। ये कण हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। जो बालूशाही है ना, ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं। हम भले रात को सो जाएं, लेकिन ये बालूशाही की तरह दिखने वाले काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। हमने तो सांस ले लिया नाक से, लेकिन प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। बस ये बालूशाही है ना, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। कुछ आज नष्ट हुए, कुछ कल हुए, कुछ परसों हुए, तो ये धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, है ना। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। हाँ, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जब धीरे धीरे ये बालूशाही खत्म होते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे शरीर से सारे जो बालूशाही की तरह दिखने वाले वो खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। देखो, कुछ नष्ट होंगे तो कुछ बनेंगे भी। तो जैसे सोचिए, आपकी स्कूल में कुछ बड़ी क्लास के बच्चे जाते हैं ना, पास आउट होके दूसरे स्कूल में, तो कुछ छोटे वाले बच्चे भी तो आते हैं। तो बड़े वाले गए, छोटे वाले आए, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे और ये क्रम चलता जाता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग होता है मज्जा। मज्जा में बहुत से कारखाने हैं। हमारे हड्डियों में ना बहुत से कारखानों की तरह जो ये लाल कण बनाते हैं, जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी, क्योंकि वे कारखाने हैं ना, तो इनको माल भी तो चाहिए। मशीन चलती रहेगी खाली खराब हो जाएगी, इसलिए इनको क्या चाहिए, माल चाहिए, कच्चा माल। क्या, तो इसको कच्चा माल क्या चाहिए भाई। देखो, पौष्टिक आहार लेते हैं ना हम लोग, पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सभी चीज़ें क्या है, इनके लिए मसाला है, इनके लिए प्रोटीन है, कारखानों के लिए कच्चा माल है। और जब हम इनमें डालते हैं, जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, जितना ज़्यादा फल खाते हैं, जितना आप खाना खाते हैं, जितना आप हरी सब्जी खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो वो सारा जो है ना बनता रहता है और हमारे शरीर में और भी जो रक्त कण हैं उनको बनाते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, ना ही फल खाए, ना ही दूध पिए, ना ही अंडा खाए, ना ही चिकन मटन खाए, खाना खाए, तो क्या होता है, इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। हमारे शरीर में जो रेड सेल है ना, रेड सेल, वो नहीं बन पाते हैं और इनकी कमी हो जाती है खून में। लाल कणों की जब कमी हो जाती है तो इसी को कहते हैं एनीमिया। तो आपको भी समझ आ गया एनीमिया। एनीमिया
यानी कि हमारे शरीर में रक्त कण खून में होते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है, कमी कैसे होती है, इनकी भरपाई कैसे होती है, कच्चा माल डालते हैं फल वगैरह, तो इनसे इसकी भरपाई होती रहती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को रोक करके कि आप में से कितने बच्चे फल फ्रूट खाना प्रॉपर खाते, दूध पीते हैं, अंडा खाते, मछली खाते, चिकन खाते हैं। तो कितने लोग प्रॉपर खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इन सारी चीज़ों में क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते। अगर नहीं खाते तो खाना स्टार्ट कर लीजिए। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल पूछा। देखो आपके मन में जो सवाल है ना वो सब अनिल के मन में, तो बहुत सारी बातें आपके मन में जो डाउट है ना वो सब अनिल पूछने वाला है। तो अनिल ने कहा कि जब हम प्रॉपर खाना खाते हैं, संतुलित खाना खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, तो क्या हम एनीमिया से बच जाएंगे? तो डॉक्टर दीदी बोलती है हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। अगर हम सब कुछ प्रॉपर खाते हैं, खाना दाल सब्जी मीट दूध, तो क्या होता है हमारे शरीर में बैलेंस बना होता है। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है। देखो रक्त में जो लाल कण है उनसे तो होता ही है, लेकिन और बहुत सारे कारण होते हैं। किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। जितने बच्चे पौष्टिक आहार नहीं लेते उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि खून की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। पेट में कीड़े होते हैं। आजकल सरकार पेट में कीड़े मारने वाली दवा भी स्कूलों में खिलाती है हर 6 महीने। एक वाइट वाली दवाई होती है ना, तो वो खिलाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह सफाई बनाए रखें, खाद्य पदार्थ साफ खाएं, गंदा खाना नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, गंदा पानी नहीं पीना है, तो हम प्रॉपर फिट रह सकते हैं। साथ ही भोजन करने से पहले हमने अपने हाथों को धोना है, और आजकल तो वैसे भी कोरोना है तो आपको फिर भी हाथों को अच्छी तरह से धोना है, साफ पानी पीना है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। जमीन के ऊपरी सतह में इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते, यानी कि हमारी बॉडी के रास्ते, स्किन के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इनसे बचने का सहज उपाय है, बहुत ही इजी तरीका है। शौच के समय जब भी आप वॉशरूम जाएं, टॉयलेट जाएं, फ्रेश होने जाएं, हाथ धोने जाएं वॉशरूम में, तो आपको क्या करना, शौचालय का प्रयोग ही करना है। शौचालय का ही प्रयोग करना है, बाहर खुले में शौच नहीं करना है, और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना है, ठीक है ना। देखो जब भी आप टॉयलेट वगैरह जाएं, वॉशरूम वगैरह जाएं, तो पैरों में चप्पल जरूर होने चाहिए। अगर चप्पल नहीं होंगे तो ये क्या करते, कीटाणु हमारे शरीर में, हमारे स्किन में, पैरों से ये अंदर चले जाते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप में से कितने बच्चे शौच करते टाइम चप्पलों का प्रयोग करते हैं। तो ज़रूर मुझे अपना कमेंट बताएंगे। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, मज़ा आ गया दीदी, है ना। आज से हम जो गलतियां नहीं करते थे, अब हम जो करते थे वो गलतियां नहीं करनी है। ये देखो खुले वाला खाना है और ये दे रहे हैं ना, तो ये क्या कर दिया, क्रॉस, नहीं खाना है खुले वाला, ना ही अपने घर में ना ही बाहर। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट भी होते हैं। ये तो बताया रक्त कण, अब आप बताओ, कुछ आपने कहा कि वो भी होते हैं जो वाइट होते हैं, और कुछ वो होते हैं जिनका कोई कलर ही नहीं होता। शरीर में उनका क्या काम है वो तो आपने बताया ही नहीं। तो आप भी जानना चाहोगे ना कि जो वाइट होते हैं वो क्या काम करते हैं, और जिनका कोई कलर नहीं होता वो क्या काम करते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जो वाइट कण है ना, कभी आपने देखा होगा हमारे ब्लड जब डोनेट करते हैं तो उसमें तो लाल ब्लड जाता है, और एक होता है प्लाज्मा जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइट सेल होते हैं,
ब्लड निकाला जाता है थैली में, उसमें से वाइट सेल अलग और फिर ब्लड वापस हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, वीर सिपाही है, यानी कि एज ए बॉडीगार्ड का काम करते हैं, बॉडीगार्ड। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ये वाइट सेल स्ट्रांग होते हैं, सिपाही की तरह तलवार लेके खड़े रहते हैं और अंदर किसी बीमारी को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हमारे शरीर के। सफ़ेद कण डट कर मुकाबला करते, जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो, शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ कि ये बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन कौन करते हैं, सफ़ेद कण। रेड का पता चल गया, रेड क्या करते हैं, अब सफ़ेद क्या करते हैं पता लग गया। तो अब हम जानते हैं कि जिनका कोई कलर नहीं होता, अब हम जानते हैं बिंबाणुओं का क्या काम है। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। कई बार हमें चोट लग जाती है, कट जाती है, कहीं कट गया, खून बहना स्टार्ट हो गया, तो अब रेड जो ये बिंबाणु होते हैं ना, ये रक्त के बहाव को रोकते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकी की कटी फटी दीवार में मकड़ी की तरह जाला बना देती है। ऐसे जाला बना दिया ना, और जाला बन गया, जैसे जाला बुन देती है, बिंबाणु इस जाले पे चिपक जाते हैं। जो बिंबाणु है ना, जैसे देखो जाला है, ब्लड धीरे धीरे बाहर गया, अभी बिंबाणु क्या करते हैं, धीरे धीरे जाले पे चिपक जाते हैं और एक टाइम आता है कि पूरी तरह चिपक जाते हैं, खून आना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कुछ टाइम बाद खून आना बंद हो जाता है। क्यों? इन्हीं बिंबाणुओं के कारण। तो ये क्या करते हैं, दीवार भर जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अनिल ने बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही रहता है ना। देखो अगर ज़्यादा घाव हो तो कितना जाला बनेगा, वो तो बहता ही रहेगा, जाला ही नहीं बन पाएगा। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब ज़्यादा खून बहने लग जाए, जब ज़्यादा चोट लग जाए, तो बस छोटे मोटे काम नहीं, तुरंत फर्स्ट एड देना है, सीधा डॉक्टर यानी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके लगाते हैं, सिल देते हैं ना डॉक्टर, क्योंकि सिल देंगे फिर से जाला बन जाएगा, खून रुक जाएगा। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते जाते तो सारा खून निकल जाएगा, यहाँ पे लगा है तो उसके इधर कपड़ा बांध दो ताकि जो है वो ब्लड ज़्यादा ना निकले। दूसरे एक और तरीका है, वो भाग यानी कि उंगली कटी है तो वो दिल के ऊपर होना चाहिए, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर। मान लीजिए चोट अगर पैर में लगी है तो पैर को यूं ऊपर उठा देना चाहिए, लेट करके लेट जाए और पैर ऊपर हो, ताकि ब्लड जो है वो हार्ट से ऊपर रहे। दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस रक्त के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। दीदी ने समझाया कि ब्लड जब ज़्यादा निकल जाता है शरीर से तो ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है, खून देना पड़ता है। ब्लड डोनेशन सुना है ना आपने, रक्तदान, जी हाँ, तो वही बातें होने वाली है। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, A+, B+, A पॉजिटिव, O नेगेटिव, है ना। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि जो रक्त चेक करना है इसका कौन सा ब्लड है, सेम वही रक्त उसके शरीर में जाएगा, असर करेगा। सारा रक्त, हर कोई किसी का खून हर किसी के शरीर पे काम नहीं करता है, लेकिन ज़रूरत के समय उस व्यक्ति के समूह को कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या करें? भाई देखो, मान लीजिए किसी को चोट लगी है, अब उसका जो ग्रुप है ज़रूरतमंद पड़ने पर हमारे रिलेटिव में कोई उस ग्रुप का मिले ही नहीं, तब क्या करें? क्या उसे मरने दें? नहीं,
तो यहाँ पर अनिल का सवाल है, अब डॉक्टर दीदी क्या कहती है। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक जैसे हमारे पैसों का बैंक होता है ना, जहाँ पैसे रखते हैं, ऐसे ही होता ब्लड बैंक, जहाँ पर ब्लड रखा जाता है स्टोर करके। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है पहले से ही। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो हॉस्पिटलों में ब्लड बैंक हमेशा रहे, कब किसी को किस ग्रुप की ज़रूरत पड़े तो इसके लिए रक्तदान लगातार करते रहना चाहिए। तो अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या आपको रक्तदान करना चाहिए या आप कर सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर दीदी कहती है, नहीं, तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो एक बार में कितना ब्लड लिया जाता है? सिर्फ 300 मिलीलीटर। एक पाउच बना होता है, उस पाउच में सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, किंतु यह विचार गलत है। रक्तदान करने से कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना देता है। आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो खून फिर से बन जाता है और ब्लड अपनी जगह पूरी बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर हमने ब्लड डोनेट किया और वो खून किसी ज़रूरतमंद की जीवन बचा सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में बड़े हैं, कोई भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, तो ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर वो स्वस्थ हैं तो अपने फैमिली में जल्दी से पूछिए कि आपकी फैमिली में कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। वीडियो रोक करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। कंप्लीट आंसर लिखेंगे कि मेरे घर में मेरे भाई ने, मेरी दीदी ने, मेरे मम्मी पापा ने ब्लड डोनेट किया है। पूरी लाइन लिखोगे कमेंट में। तो चलिए फिर से आगे शुरू करते हैं। इसमें से यदि कुछ रक्त ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह हमें डॉक्टर दीदी ने समझाया। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी निश्चित रूप से रक्तदान किया करूँगा। आपके मन में भी बहुत ऐसी बातें आ रही होंगी क्योंकि अनिल की तरह आप भी समझदार हैं। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, वेरी गुड, हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। यतीश अग्रवाल इस पाठ के लेखक हैं। तो आप में से मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि बड़े होने पर, 18 साल के होने पर कितने बच्चे रक्तदान करना चाहेंगे, करेंगे। मुझे कमेंट करके अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर बताएंगे। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये चैप्टर, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, सवाल वीडियो बनाऊं मैं, तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं, मैं इनके आंसर आपको बता सकता हूं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नए चैप्टर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।